रिपोर्ट यहाँ अधिनिर्णय का प्रारूप तथा प्रकाशन। फॉरम एंड पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट एंड अवार्ड। रिपोर्ट यहाँ अधिनिर्णय के संबंध में निम्न प्रमुख प्रावधान है। रिपोर्ट का लिखित हस्ताक्षरयुक्त होना। बोर्ड जांच न्यायालय की रिपोर्ट लिखित होगी, जिस पर बोर्ड या न्यायालय के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। धारा 16। असहमति लेख लिखना। यदि कोई सदस्य इस रिपोर्ट से या उसमें की गई सिफारिशों से असहमत हो तो उसे इस बात का रिपोर्ट पर हस्ताक्षरों के साथ उल्लेख करने का अधिकार होगा। धारा 16। अधिनिर्णय लिखित एवं हस्ताक्षरयुक्त होना। श्रम न्यायालय न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण जिसमें एक ही सदस्य होता है कि पीठासीन अधिकारी का अधिनिर्णय लिखित होगा तथा उस पर उसके हस्ताक्षर होंगे। 30 दिनों में प्रकाशन। उद्योग विवाद के संबंध में प्राप्त उपयुक्त रिपोर्ट या अधिनिर्णय को समुचित सरकार प्रकाशित करवाएगी। सरकार को रिपोर्ट या अधिनिर्णय प्राप्त करने के 30 दिनों में इसे प्रकाशित करना होता है। प्रकाशित अधिनिर्णय ही अंतिम। सरकार द्वारा प्रकाशित अधिनिर्णय ही अंतिम माना जाएगा तथा उसे ही परिवर्तित करवाया जाएगा। किसी भी न्यायालय में इसके विरुद्ध आपत्ति नहीं उठाई जा सकेगी। धारा 17। अब है अधिनिर्णय का प्रभावशील होना। कॉमेंसमेंट ऑफ द अवार्ड। उद्योग विवाद अधिनियम के अंतर्गत पीठासीन अधिकारियों तथा पंचों से प्राप्त अधिनिर्णय के लागू या प्रभावशील होने के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान है। प्रकाशन के 30 दिनों बाद प्रभावशील होना। कोई भी अधिनिर्णय इसके प्रकाशन के 30 दिन पूरे होने के साथ ही प्रभावशील लागू हो जाता है। अपवादजनक परिस्थितियों में लागू न होना। यदि समुचित सरकार या केंद्र सरकार की राय में अधिनिर्णय को अक्षरतः या पूर्णतः लागू करना सार्वजनिक हित में नहीं है या उसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या सामाजिक न्याय पर कुप्रभाव होगा तो वह सरकार राज्य के गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके ये घोषणा कर सकती है कि अधिनिर्णय के प्रकाशित होने के 3 दिन के बाद भी यह लागू नहीं होगा। संशोधन या निरस्तीकरण का आदेश। यदि समुचित सरकार या केंद्र सरकार ने किसी प्रकाशित अधिनिर्णय के लागू होने पर अधिसूचना प्रकाशित करके रोक लगा दी है तो वह सरकार अधिनिर्णय के प्रकाशित होने की तिथि के 90 दिनों के भीतर उस अधिनिर्णय में संशोधन करने या उसे निरस्त करने का आदेश भी प्रसारित कर सकेगी। धारा 17A(2). विधानसभा या संसद में अधिनिर्णय या आदेश की प्रतिलिपि रखना। जब किसी सरकार के अधिनिर्णय में संशोधन करने या उसे निरस्त करने का आदेश प्रसारित कर दिया है तो उसे जब भी प्रथम अवसर उपलब्ध हो तब उस अधिनिर्णय की प्रतिलिपि तथा उस पर सरकार के आदेश की प्रतिलिपि विधानसभा समुचित सरकार राज्य सरकार की दशा में और संसद में केंद्र सरकार की दशा में प्रस्तुत की जानी चाहिए। संशोधित या निरस्त अधिनिर्णय का लागू होना। यदि किसी सरकारी आदेश के अनुसार संशोधित या निरस्त किया हुआ आदेश विधानसभा या संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है तो वह अधिनिर्णय उसे प्रस्तुत करने की तिथि के 15 दिन बाद से ही लागू हो जाएगा। किंतु यदि सरकार द्वारा अधिनिर्णय में संशोधन या उसमें निरस्तीकरण का आदेश नहीं दिया गया है, केवल उसे लागू होने से ही रोकने की अधिसूचना जारी की गई है तो ऐसा अधिनिर्णय अधिसूचना के प्रकाशित होने के 90 दिनों के बाद से लागू हुआ माना जाएगा। अधिनिर्णय के लागू होने की तिथि। अधिनिर्णय उसी तिथि से लागू होगा जिस तिथि का उल्लेख अधिनिर्णय में कर दिया गया है, किंतु ये तिथि धारा 17(1) के उपयुक्त वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत वर्णित अवधि प्रकाशन के 30 दिन या 90 दिन या सदन में प्रस्तुत करने के 15 दिन के बाद से अधिक नहीं में आनी चाहिए। परंतु तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है तो इस धारा के उपयुक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही वह निर्णय लागू हुआ माना जाएगा। अन्य उच्चतर न्यायालयों में कार्रवाई जारी रहने की दशा में मजदूरी का भुगतान। यदि किसी अधिनिर्णय के अंतर्गत किसी श्रमिक को बहाल कर दिया जाता है और सेवायोजक इस अधिनिर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में अपील करता है तो सेवायोजक श्रमिक की मजदूरी तथा भत्तों के भुगतान के लिए जब तक उत्तरदायी होगा जब तक कि मामलों का निर्णय नहीं हो जाता है। इस हेतु श्रमिक को उस न्यायालय में ये शपथ पूर्ण लेख प्रस्तुत करना पड़ेगा कि वह किसी भी अन्य संस्थान में कार्यरत नहीं है। परंतु यदि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष ये सिद्ध करके उसे संतुष्ट कर दिया जाता है कि श्रमिक इस अवधि में कहीं अनंतर नियुक्त था तथा पर्याप्त पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा था तो न्यायालय संपूर्ण आंशिक अवधि में मजदूरी का भुगतान न करने का आदेश दे सकता है। धारा 17(b). निपटारे व अधिनिर्णय से बाध्य होने वाले व्यक्ति। पर्सन्स ऑन होम सेटलमेंट एंड अवार्ड आर बाइंडिंग। निपटारे व अधिनिर्णय से निम्नलिखित व्यक्ति बाध्य होंगे।
समझौते के पक्षकार। ऐसा ठहराव जो सेवायु श्रमिक के मध्य हुआ है इससे समझौता कार्रवाई के दौरान हुआ ठहराव सम्मिलित नहीं है को मानने के लिए ठहराव से संबंधित पक्षकार बाध्य होंगे। पंचनिर्णय के पक्षकार। यदि पंचनिर्णय प्रभावी हो गया है तो विवाद को पंचनिर्णय के लिए निर्देशित करने वाले व्यक्ति उस अधिनिर्णय से बाध्य होंगे। समझौता कार्रवाई या न्यायालय के पक्षकार। इस अधिनियम के अंतर्गत समझौता बोर्ड या श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के द्वारा दिया गया कोई अधिनिर्णय निम्नलिखित पर प्रभावशाली होगा। उद्योग विवाद से संबंधित सभी पक्षकारों पर, उन सभी पक्षकारों पर जिन्हें विवाद की कार्रवाई में विवाद के पक्षकारों के रूप में उपस्थित रहने में बुलाया हो। किंतु यदि समझौता बोर्ड, श्रम न्यायालय, औद्योगिक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की राय में यदि उन्हें बिना किसी उचित कारण के बुलाया गया हो तो वे मुक्त हो जाएंगे। यदि विवाद का पक्षकार सेवायोग्य है तो उसके वारिस, उत्तराधिकारी, स्थानांतरित व भी निर्णय या निपटारे से बाध्य होंगे। यदि विवाद के पक्षकार श्रमिक है तो संस्थान या संस्था के किसी भी भाग में कार्य करने वाले समस्त श्रमिक तथा बाद में नियुक्त होने वाले समस्त श्रमिक इस अधिनियम से बाध्य होंगे। धारा 18 समझौतों या अधिनियमों के लागू रहने की अवधि। पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेटलमेंट एंड अवार्ड्स। धारा 19 के अनुसार समझौतों तथा अधिनियमों के लागू रहने के संबंध में प्रमुख नियम निम्नानुसार है। निपटारे का क्रियाशील होना। विवाद से संबंधित पक्षकारों द्वारा निश्चित की गई तिथि से निपटारा या समझौता प्रभावशाली होगा। यदि कोई ऐसी तिथि निश्चित नहीं की गई है तो विवाद के पक्षकारों द्वारा समझौते के प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने की तिथि से समझौता प्रभावशाली होगा। धारा 19(1) निपटारा क्रियाशील रहने की अवधि। ऐसा समझौता उस अवधि के लिए प्रभावकारी होगा जिसके लिए पक्षकार सहमत हुए हैं। यदि किसी समय अवधि के लिए सहमत न हुए हो तो समझौते के प्रपत्र पर हस्ताक्षरित तिथि से 6 महीने के लिए बाध्य होंगे। इस अवधि की समाप्ति के बाद भी ये पक्षकारों को तब तक बाध्य करेगा जब तक कि किसी एक पक्षकार के द्वारा समझौते को समाप्त करने के अभिप्राय के लिए सूचना दूसरे पक्षकार को न दे दी गई हो तथा ऐसी सूचना दिए हुए 2 महीने न हो गई हो। धारा 19(2) अधिनिर्णय लागू रहने की अवधि। इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत अधिनिर्णय लागू होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा, किंतु संयुक्त सरकार इस अवधि को कम कर सकती है तथा ऐसी अवधि निश्चित कर सकती है जो वह उचित समझे। इसी अतिरिक्त समुचित सरकार इस अवधि की समाप्ति के पूर्व एक साथ अधिक से अधिक 1 वर्ष की अवधि तक ऐसी किसी अवधि के लिए जिसे वो उचित समझे परिवर्तनीयता की अवधि को बढ़ा सकती है, किंतु परिवर्तनीयता की कुल अवधि बढ़ाई गई अवधियाँ अवधियों सहित 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 19(3) परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर प्रभावशीलता की अवधि कम करना। जब समुचित सरकार का चाहे अपने सभ्य के प्रस्तावानुसार अथवा अधिनिर्णय से संबंधित किसी पक्षकार द्वारा आवेदन पत्र देने पर यह विचार हो कि अधिनिर्णय देने के समय से लेकर अब तक आधारभूत परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है तो समुचित सरकार अधिनिर्णय या उसी किसी भाग को श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण जिसके द्वारा अधिनिर्णय दिया गया है था को यह निर्णय देने के लिए निर्दिष्ट कर सकती है कि परिवर्तित परिस्थितियों के कारण अधिनिर्णय के प्रभावशील रहने की अवधि को कम कर देना चाहिए। श्रम न्यायालय या अधिकरण इस संबंध में जो निर्णय देगा वह अंतिम होगा। धारा 19(4) उपधारा 3 का लागू होना। उपरोक्त उपधारा 3 में उल्लिखित कोई भी बात उस अधिनियम पर लागू नहीं होगी जो कि अपनी प्रकृति, शर्तों अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण कार्यशील होने के पश्चात संबंधित पक्षकारों पर लगातार कोई दायित्व नहीं डालता है। प्रवर्तन अवधि समाप्त होने के 2 माह बाद तक समझौता बाध्यकारी। उपयुक्त उपधारा 3 के अधीन प्रवर्तन की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अधिनिर्णय पक्षकारों पर तब तक बाध्यकारी रहेगा जब तक कि किसी पक्षकार द्वारा अधिनिर्णय के समापन की सूचना दिए हुए 2 माह में पूरे नहीं हो गए हैं। धारा 19(6) किंतु सूचना अधिनिर्णय से बाध्य होने वाले पक्षकार के बहुसंख्यक लोगों द्वारा दी जानी चाहिए। नोटिस की प्रभावशीलता। कोई भी नोटिस जो उपरोक्त उपधारा 2 या 6 के अधीन दिया गया है केवल उसी दशा में प्रभावशील होगा यदि ऐसा नोटिस अधिनिर्णय से संबंधित व्यक्तियों के बहुमत को प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकार द्वारा दिया गया हो। अधिनिर्णय भंग पर दंड। यदि कोई व्यक्ति जो किसी समझौता या अधिनिर्णय के से बाध्य हैं वह उसको भंग करता है तो उसे 6 माह तक के कारावास, सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों ही दंडों से दंडित किया जा सकेगा। यदि उसे निरंतर रूप से भंग किया जाता है तो उस पर 200 रुपये प्रतिदिन तक जुर्माना तब तक किया जा सकता है जब तक कि ऐसा भंग प्रथम भंग के अपराध के बाद जारी रहता है।
इसके अतिरिक्त यदि मामले की सुनवाई करने वाला न्यायालय दोषी पक्षकार पर जुर्माना लगाता है तो वह निर्देश भी दे सकता है कि वसूल किए गए जुर्माने की संपूर्ण या आंशिक राशि को दूसरे पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति रूप में दे दी जाए। धारा 29। कार्यवाहियों का प्रारंभ एवं अंत, कॉमेंसमेंट एंड कंक्लूजन्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स। विभिन्न प्राधिकारियों की कार्यवाहियों के प्रारंभ अंत संबंधी प्रमुख प्रावधान नीचे दिए जा रहे हैं। समझौता कार्रवाई का प्रारंभ और अंत। समझौता कार्रवाई के प्रारंभ अंत के संबंध में धारा 20 के प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है। कार्रवाई का प्रारंभ। समझौता कार्रवाई का प्रारंभ निम्न में से किसी भी तिथि को माना जाएगा, उस तिथि से जिस तिथि को समझौता अधिकारी को धारा 22 के अंतर्गत हड़ताल या तालाबंदी सूचना मिली हो, अथवा उस तिथि से जिस तिथि को बोर्ड को विवाद का निर्देशन करने वाला आदेश प्राप्त हुआ हो। धारा 20(1). कार्रवाई का अंत। समझौता संबंधी कार्रवाई का अंत निम्नलिखित दशाओं में वह माना जाएगा: जहां समझौता हो जाने पर विवाद के पक्षकारों ने समझौते के प्रपत्र हस्ताक्षर कर दिए हों, अथवा जब कोई समझौता न हो चुका हो, समझौता सरकार को समझौता अधिकारी की रिपोर्ट मिल गई हो, अथवा धारा 17 के अंतर्गत बोर्ड की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हो, अथवा जबकि धारा 10 के अंतर्गत समझौता कार्रवाई के विचाराधीन रहते हुए न्यायालय, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को विवाद का निर्देशन कर दिया गया हो। धारा 20(2). पंच, श्रम न्यायालय, अधिकरण तथा राष्ट्रीय अधिकरण की कार्रवाई का अंत एवं प्रारंभ। एक पंच या मध्यस्थ के समक्ष धारा 10(1) के अधीन कार्रवाई का प्रारंभ अथवा श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ उस तिथि से माना जाएगा जबकि विवाद पंच निर्णय अथवा अधिनिर्णय के लिए प्रस्तुत किया गया है, और ऐसी कार्रवाई का अंत उस तिथि पर माना जाएगा जबकि धारा 17(1) के अंतर्गत अधिनिर्णय परिवर्तनीय हो जाता है। धारा 20(3) यानी लागू हो जाता है। परिवर्तन की सूचना, नोटिस ऑफ चेंज। यदि कोई नियोक्ता जो इस अधिनियम की 4th अनुसूची जिसे अपन आगे के अध्ययन करेंगे के अंतर्गत निर्दिष्ट मामलों के संबंध में किसी श्रमिक की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करता है तो परिवर्तन तभी प्रभावी होगा जबकि वह ऐसे परिवर्तन से प्रभावित होने वाले श्रमिक को ऐसे परिवर्तन की निर्धारित रीति से सूचना दे चुका है। इस सूचना को दिए हुए कम से कम 21 दिन पूरे हो गए हो। अपवाद, किंतु निम्न दशाओं में ऐसी सूचना आवश्यकता नहीं होगी यदि ऐसा परिवर्तन की समझौते या निर्णय के कारण किया जा रहा हो, अथवा यदि वे श्रमिक ऐसे हैं जिन पर निम्नलिखित नियम लागू होते हो: आधारभूत एवं पूरक नियम, नागरिक सेवाएं नियम, संशोधित छुट्टी नियम, नागरिक सेवा विनियम, नागरिक सुरक्षा सेवा नियम और भारतीय रेलवे संस्थान विधान। इसके अतिरिक्त समूह सरकार अन्य जो भी नियम निर्धारित करेगी उपरोक्त में सम्मिलित माने जाएंगे। धारा 9(a). मुक्त करने का सरकार को अधिकार। यदि समूह सरकार की सम्मति में उपरोक्त धारा 9(a) के प्रावधानों के औद्योगिक संस्थानों के किसी वर्ग अथवा उसमें काम करने वाले श्रमिकों के किसी वर्ग पर लागू करने के परिणाम स्वरूप संबंधित सेवा आयोजकों पर इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कि संबंधित उद्योग में गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है और जनहित में ऐसा आवश्यक हो तो समूह सरकार राज्य के गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके ये आदेश दे सकती है कि धारा 9(a) के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अतः उन शर्तों के अधीन लागू होंगे जिनका उल्लेख अधिसूचना में किया गया हो। धारा 9(b). अब है 4th अनुसूची, शेड्यूल 4। सेवा की वे शर्तें जिनमें परिवर्तन सूचना दी जानी आवश्यक होती है। मजदूरी की अवधि तथा भुगतान विधि, किसी समय विशेष पर लागू किसी अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि या पेंशन निधि या श्रमिकों के हित के लिए किसी भी निधि में सेवा आयोजक द्वारा चुकाया गया या चुकाया जाने वाला अंशदान, क्षतिपूर्वक या अन्य भत्ते, कार्य के घंटे तथा आराम, मध्यांतर, से वेतन, अवकाश एवं तथा छुट्टियाँ, स्थायी आदेशों के अतिरिक्त किसी प्रकार के कार्य पारियाँ प्रारंभ करना, समाप्त करना या उनमें परिवर्तन करना, श्रेणियों में वर्गीकरण करना, परंपरागत छूटों विशेषाधिकारों का हरण करना अथवा रीति रिवाजों में परिवर्तन करना, स्थायी आदेशों की व्यवस्थाओं के अतिरिक्त किसी प्रकार के अनुशासन के नए नियमों को लागू करना अथवा विद्यमान नियमों में परिवर्तन करना, संयंत्र या तकनीक में ऐसा कोई सुधार करना, उसका विवेकरण या प्रमाणीकरण करना जिससे श्रमिकों की छंटनी करनी पड़े। सेवा आयोजकों के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी दशा में किसी भी कार्य या प्रक्रिया विभाग या पारी में नियुक्त व्यक्तियों आकस्मिक कर्मचारियों के अतिरिक्त की संख्या को बढ़ाना या घटाना,
ये अनुसूची 4 में कुछ शर्तें बताई गई है जिनकी परिवर्तित सूचना देना आवश्यक होता है। धन्यवाद।